हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एस सी की जो हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे उसी का लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन की हेल्प से और उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनकी हेल्प से हम हर क्वेश्चन में ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं और साथ में जितने रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं जो एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में एक तो कॉन्फिडेंस फील होगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो बिल्कुल आपके रेलेवेंट रखे हैं। मैंने जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू ही कहीं ना कहीं क्या होता है, नए क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं ना, कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रेलेवेंसी होती है उनकी। तो इन लेक्चरों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं और इनमें जितने भी आपके फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ उनको भी आप नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से नोट भी करते चलिए और साथ में इनको लर्न करते चलिए। ठीक है, तो ये आपके चाहे यूके ट्रिपल एस सी है चाहे यूके पी एस सी है, दोनों में आपके काम आने हैं। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली अभी यूके ट्रिपल एस सी में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आपके इन सारे एग्जाम्स में ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम हो उसमें भी हेल्प करेंगे और अदर एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। इसमें मैंने जनरल क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो जनरल जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सबसे रिलेटेड जो यूके ट्रिपल एस सी ने पूछे हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड जो स्पेसिफिक होते हैं उसके लिए मैंने अलग लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैसे 101वां क्वेश्चन है लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या है हमारा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। इसी को आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करूंगा, आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में भी समझाते रहता हूँ। द प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूलर्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कौन कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आता है आपके दिमाग में क्या आता है, ये कहे हैं मौर्य वंश के जिनने शुरुआत करी थी। ठीक है, मौर्य वंश की शुरुआत किसकी हेल्प से करी थी, चाणक्य की हेल्प से करी थी। ठीक है, और ऐसे महापद्मनंद, जो महापद्मनंद के है पद्मवंश, नंद वंश के ये क्या थे, राजा थे महापद्मनंद। और इसी में घनानंद जो राजा थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर मौर्य वंश के प्रतापी शासक कौन आते हैं, अशोक। अशोक के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अशोक का क्या नाम था, प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी अशोक का क्या दूसरा नाम था। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर को ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा समुद्रगुप्त। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो किसका है, गुप्त वंश के जो प्रतापी शासक थे, कौन, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो जो फैक्ट है उनको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन, प्रयाग पिल्लर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो कहाँ है, इलाहाबाद में, जो अभी इलाहाबाद या अब क्या बन गया, प्रयागराज बन गया। ठीक है, वहाँ मौजूद है। तो इसको किसने बनाया था, इसको जो समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे उन्होंने इसकी रचना करी थी। क्या नाम था उनका, हरिसेन। हरिसेन इनके महत्वपूर्ण दरबारी थे, इनके सेनापति भी रहे थे, इनके अलग अलग पोस्ट थी, इन्होंने संधि विग्रह की भी पोस्ट ली थी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट ये इनके दरबार में रखते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। अच्छा, तो जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसमें किस चीज़ के बारे में, इसमें एक तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डीप पूछे जाते हैं तो उसके अंदर भी हम जितने फैक्ट होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ करे थे उसके बारे में बताया गया है, और साथ में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज करा था, एक लक्ष्य बनाया था। क्या है वो, धरणी बंद, धरणी बंद, धरणी बंद का लक्ष्य बनाया था। धरणी बंद का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को बांधना, मतलब पृथ्वी को जीत लेना, इस तरीके का कोई सेंस रहता था उस टाइम के अकॉर्डिंग, समस्त पृथ्वी को जीतना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ देते थे और जो भी उस घोड़े को रोकता था उससे युद्ध करना पड़ता था। ये सब चीज़ें हमने जो है सीरियल्स में देखी हैं। ठीक है, रामायण में भी ये सब चीज़ें जो सीरियल आता था उसमें देखी हमने। उसी तरीके से अश्वमेध और धरणी बंध के बारे में बताया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, धरणी बंध क्या है, पृथ्वी को बांधना है, किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से, इस तरीके से। फिर क्या है, समुद्रगुप्त ने कुछ मुद्राएं चलाई थी। गुप्त वंश में क्या है, मुद्राएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने क्या करी थी, स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जिनमें स्वर्ण मुद्राएं अलग अलग तरीके की चलाई थी, जैसे गरुड़। गरुड़ क्या है, जो ये गुप्त वंश था, क्या था,
वैष्णव धर्म को मानता था। तो गरुड़ जो है विष्णु भगवान का क्या है, वाहन है, इसलिए गरुड़ हो गया। ऐसे ही इन्होंने परशु, परशु का चित्र बना हुआ वो बनाई थी, परशुराम जो बेसिकली हम मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये क्या समुद्रगुप्त क्या थे, वीणा बजाते थे, तो इन्होंने वीणाधारी के रूप में भी सिक्के चलाए हैं। इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए जिसमें वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। समुद्रगुप्त को क्या कवि, कवि और संगीतज्ञ भी बोला जाता है, क्योंकि वीणा बजाते थे इसलिए संगीतज्ञ भी, और साथ में कवि भी इनको बोला गया। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड एक फैक्ट आता है कि क्या करा था इन्होंने, इनको क्या बोलते थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है, क्योंकि इनने जो है इंडिया को, इंडिया के जो उस टाइम पे भाग था, जो एंशिएंट जो भारत था, प्राचीन भारत था, उसको इन्होंने पूरा विजिट कर लिया था, लगभग पूरा विजिट कर लिया था, ठीक है। और साथ में इनका इन्फ्लुएंस जो था श्रीलंका में तक भी था। तो क्या हुआ था, श्रीलंका के एक शासक थे, श्रीलंका के शासक थे जिनका नाम क्या था, मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से परमिशन ली थी, किस लिए, गया में बौद्ध विहार बनाने के लिए। गया में बौद्ध विहार बनाने के लिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने परमिशन ली थी, किससे, समुद्रगुप्त से। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये क्या करते थे, अलग अलग उपाधि लेते थे, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, इन्होंने उपाधि ली थी, क्या ली थी, पराक्रमांक, पराक्रमांक की उपाधि ली थी। अच्छा, इसी में एक चीज ये रह गई थी, नेपोलियन जो बोला था, भारत का नेपोलियन जो बोला था समुद्रगुप्त को, वो किसने बोला था, ये बोला था विंसेंट, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने सारे फैक्ट्स कवर कर लिए, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था। 1857 का जो विद्रोह था, इसको क्या बोला जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। ये किसने बोला था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बोला था आपका किसने, वीर सावरकर ने, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था वीर सावरकर जी ने बोला था। अच्छा, तो सैनिक विद्रोह किसने बोला था, इसको बोला था जॉन लॉरेंस और सीले, सर जॉन लॉरेंस और सीले, यहाँ पे जॉन दो बार हो गया, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या बोला था, इसको सैनिक विद्रोह बोला था। अब 1857 का जो विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, ठीक है, और इसको सैनिक विद्रोह बोला जाता है। इस पे अलग अलग कमेंट्री करी थी, आरसी दत्त ने भी कमेंट्री करी थी, इस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए थे। अंग्रेजों ने इसको सैनिक विद्रोह बनाने की कोशिश करी, इसको लिमिटेड करने की कोशिश करी, और इंडियन जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको एक अच्छा रूप में दिखाने की कोशिश करी, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया था। अच्छा, 1857 के विद्रोह में जो प्रतीक था, प्रतीक क्या था, जैसे हर विद्रोह के लिए क्या होता है, कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसमें जो प्रतीक चिन्ह था वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या था, कमल और रोटी। कमल और रोटी क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था उस टाइम पे, जो इनफील्ड राइफल है उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का यूज किया गया था, इस तरीके से उस टाइम पे बातें हुई थी, जिससे क्या होगा था, एक अफवाह फैल गई थी एक तरीके से बोला जाता है। तो उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। जो तात्कालिक विद्रोह का कारण ये था, लेकिन वैसे जो इसका पुराने जो कारण थे बहुत सारे थे, अंग्रेजों के बहुत सारे अत्याचार थे, नील की खेती में अत्याचार करते थे, अकाल पड़ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग कारण भी थे। तो इसकी शुरुआत जो एक्चुअल में हुई थी वो कब से मानी जाती है, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को कहाँ से, मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसकी शुरुआत के लिए जो तात्कालिक जो कारण था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी थी, वो किससे संबंधित थी, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या करा था, ये कहाँ से थे, ये 34वीं, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। इन्होंने क्या करा था, जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनको मुंह से खोलने से, कारतूसों को मुंह से खोलकर उन पर बारूद भरा जाता था बंदूक में, जो इनफील्ड राइफल्स थी। तो इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने मना करा था, तो उसमें अंग्रेजों ने इनको क्या बोला, कुछ सजा देने की बात करी। तो इन्होंने क्या करा, जो उनके सार्जेंट थे, मेजर मेजर सार्जेंट बाग की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। और एक और सार्जेंट थे, यूसन, यूसन करके एक सार्जेंट थे, उन पे गोली चला दी थी। तो जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। अंग्रेज इंडियंस को फांसी देने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो क्या करा था इन्होंने,
अप्रैल में ये घटना हुई थी। मेजर सार्जेंट बाग की मेजर सार्जेंट बाग की हत्या कर दी थी और ह्यूसेन को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसको मंगल पांडे, ये भी एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और ये कौन सी बटालियन से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। अच्छा, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये बेसिकली उत्तर भारत में अलग अलग जगह पे फैली थी। तो इसका नेतृत्व कहाँ किसने करा था वो भी फटाफट से देख लेते हैं। दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। किसके साथ? बख्त खां के साथ। दिल्ली में कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। किसके साथ? बख्त खां के साथ। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कानपुर में किसने करा था नेतृत्व? कानपुर में जो करा था इसका नेतृत्व किसने करा था? नाना साहब। नाना साहब जो मराठा थे ना, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहब के बारे में भी आगे आएगा तो और डिस्कस करेंगे। नाना साहब और तात्या टोपे, कानपुर में इन्होंने करा था। ऐसे ही बिहार से कौन थे? बिहार से कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह भी क्या थे? एक तरीके के जमींदार थे। तो इनके बहुत सारे इनके इंटरेस्ट थे, तो जिनको अंग्रेज क्या कर रहे थे? कम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इन सब चीज़ों से सबके अलग अलग रीजन थे। ऐसे ही झांसी में कौन थे? झांसी से किसने करा था? रानी लक्ष्मीबाई, जो क्या है, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, ठीक है। इनके बारे में तो हम स्टोरी पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, ये सबने पढ़ी होगी कविता, ठीक है। झांसी से किसने करा? ये रानी लक्ष्मीबाई ने करा, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बारे में ही यूरोज, जिन्होंने झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह हुआ था उसे दबाया था, इन्होंने बोला था कि 1857 की क्रांति में वो ही केवल एक अकेली मर्द थी। इस तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था यूरोज ने झांसी की रानी की प्रशंसा में, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा में। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या दे रखा है? हिमालय के डिवीजन दे रखा है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब एक कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैप से समझते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। तो ये है हिमालय, ठीक है, ये पूरा हिमालय है। ये यहाँ ये हिंदुकुश रेंज है, हिंदुकुश रेंज ये जो है आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में आती है हिंदुकुश रेंज, ठीक है। और यहाँ ये क्युनलुन पर्वत, ये चाइना वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये इंडिया वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ हिमालय हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ हिमालय होते हुए कहाँ जाता है? पूरा बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे अंडमान निकोबार, यहाँ तक पूरा क्या है? हिमालय की रेंज जाती है। तो जो हिमालय का डिवीजन किया गया है और नदियों के हिसाब से किस तरीके से किया गया, कौन कौन से रीजन को, तो यहाँ जो ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये है सिंधु नदी, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और ये जो सतलज है, पंजाब में जो सतलज नदी बहती है, इसके बीच का जो रीजन है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। यहाँ इस तरीके से इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। तो जो ये वाला पूरा रीजन है इसको क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय, सिंधु से लेके सतलज के बीच का रीजन। फिर सतलज से जब इधर आते हैं हम, सतलज से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ एक काली नदी दिख रही है उत्तराखंड के बॉर्डर में, उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर में क्या है? काली नदी है। तो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ये वाला रीजन जो स्टार्टिंग वाला है ये क्या है? पंजाब हिमालय। इसको मैं अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये वाला रीजन है पंजाब हिमालय, ये वाला रीजन है पंजाब हिमालय, ये वाला रीजन है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, यहाँ काली नदी के बीच में। फिर काली नदी से लेके यहाँ तीस्ता नदी जो आती है, ठीक है, सिक्किम के आसपास यहाँ तीस्ता नदी जो आती है, इसके बीच का जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो है ये है नेपाल हिमालय। ये वाला क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल वाला पूरा एरिया आ जाता है इसको नेपाल हिमालय। फिर यहाँ से तीस्ता से इधर अब जब हम आएंगे दिहांग नदी, यहाँ या अरुणाचल, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को असम हिमालय, क्योंकि यहाँ असम पड़ता है तो ये असम हिमालय हो गया। ये हिमालय के डिवीजन हो गए, ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, यानी कि पूर्वोत्तर में जो आता है वो असम हिमालय के अंदर आता है। इस तरीके से ये डिवीजन हो गया। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किस किस के बीच में आता है? सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय हो गया। फिर कुमाऊं हिमालय किसके? काली और तीस्ता नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय हो गया। ऐसे ही नेपाल हिमालय, नेपाल किस किस के बीच में आता है? इसको ध्यान से देख, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में। अच्छा, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आ गया। कुमाऊं हिमालय काली और तीस्ता नहीं, कुमाऊं हिमालय तो आपका आता है सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, फ्लो में थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में आता है? सतलज और काली नदी के बीच में। सबसे पहले यहाँ सिंधु आई, सिंधु, फिर यहाँ
सतलज, सिंधु को इंडस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, सिंधु सतलज, फिर आएगी काली, फिर आएगी यहाँ पे आपकी दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग। यहाँ पे पंजाब हिमालय, यहाँ पे कुमाऊं हिमालय, यहाँ पे नेपाल हिमालय और यहाँ पे असम हिमालय। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या क्या आएगा, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय किसके बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में। फिर नेपाल हिमालय की बात की, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, फिर ऐसे ही तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, ठीक है। ये इस तरीके से हिमालय का डिवीजन है, ठीक है। और इस तरीके से आप ये फटाफट से बना के अपनी कॉपी में याद करने के लिए भी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो अधिनियम है उनके बारे में दे रखा है, तो देखते हैं कौन कौन सा अधिनियम है। अच्छा, 1919 और 1935 के बारे में तो हमें पता है। 1919 का अधिनियम में क्या था, द्विसदनात्मक व्यवस्था थी केंद्र में, ठीक है। इन दोनों को क्या है, इसने आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन से अधिनियम में क्या बोला गया था, ठीक है। तो सी और डी तो इसका इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये तो गलत हो गए। और प्रांतीय स्वायत्तता ये 1853 लिखा है, प्रांतीय स्वायत्तता 1853 कहाँ, ये तो आपकी कब दी गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता तो दी गई थी 1935 में, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 1861 का अधिनियम जो पोर्टफोलियो व्यवस्था थी, पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया था कब, 1861 के अधिनियम। अब थोड़ा सा इन अधिनियमों को फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 1909 का। 1909 का क्या था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है इसको, या मार्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है। तो इसके तहत क्या था, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, इसमें सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई थी, इसलिए सांप्रदायिकता के फादर भी बोला जाता है, ठीक है, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसीलिए मार्ले को मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक, ठीक है। फिर ऐसे ही 1919 का जो अधिनियम था, 1919 और 1935 में कंफ्यूजन होता है। 1919 में जो बातें करी गई थी उसका रिवर्स कर दिया था 1935 में। 1919 में क्या बातें की गई थी, दो बातें हुई थी। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें दो बातें थी, बस आपको ये याद रखना है, केंद्र में क्या था और प्रांत में क्या था, ये कंफ्यूजन यही करता है। 1919 के अधिनियम में केंद्र में क्या था और प्रांत में क्या था, ऐसे ही 1935 के अधिनियम में केंद्र में क्या था और प्रांत में क्या था, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। 1919 के अधिनियम में केंद्र में क्या बोला था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, और प्रांतों में क्या था, द्वैत शासन, यही वर्ड याद रखना है, प्रांतों में द्वैत शासन। और 1935 में क्या हो गया था, प्रांतों को स्वायत्तता दे गई थी, स्वायत्तता दे दी गई थी, और केंद्र में द्वैत शासन कर दिया था, केंद्र में द्वैत शासन कर दिया था। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन के अंतर्गत क्या होता था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय रखे गए थे, इस तरीके से, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, 1919 और 1935, इसी में कंफ्यूजन होता है। और 1935 के अधिनियम से ही हमारे जो संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ऑलमोस्ट उसका 60 to 70% पार्ट क्या है, 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1861 का पोर्टफोलियो अधिनियम, इसमें क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो व्यवस्था में क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें क्या करा गया था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, सारा का सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाली थी उसको क्या कर दिया था, हाँ, जो ब्रिटिश जो रानी थी ब्रिटिश राज के अंदर कर दिया था, ठीक है। तो फिर 1861 में क्या कराया था, भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था, भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया था, भारत में जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, भारत में शासन चलाने के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, और भारत सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इस कार्यकारी परिषद में गृह, कानून, वित्त, ऐसे करके अलग अलग जो क्या थे, इंडिया को चलाने के लिए जो अलग अलग मंत्रालय बोल सकते हैं, आज के टाइम पे मंत्रालय, उस टाइम पे अलग अलग विभाग बोल सकते हैं, गृह, कानून, वित्त, सैन्य, इसके वित्त, सैन्य, ऐसे ही राजस्व, रेवेन्यू, इसके लिए क्या किया गया था, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए गए थे। पोर्टफोलियो मतलब इनको संभालने के लिए एक तरीके से अरेंजमेंट जो किया गया था, इसीलिए इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोला जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम एक्ट 1861, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है। अगर ऑप्शन देखें तो शिवाजी के प्रशासन को जैसे ही आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए क्या, शिवाजी के प्रशासन में कौन थे, अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान, शिवाजी के शासन की बात आती है।
ठीक है। जैसे अकबर के शासन में नवरत्न की बात आती है, वैसे शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान। ठीक है। ऐसे ही अगर कृष्णदेवराय जो हम पढ़ेंगे, कृष्णदेवराय क्या था, जो हमारा संगम काल था। ठीक है। संगम काल, विजयनगर, विजयनगर की जो बात होती है, ठीक है, तो उसमें क्या गया था, अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। ठीक है। अच्छा, तो शिवाजी का जो क्या था, प्रशासन प्रशासन था, उसमें अष्टप्रधान। अब शिवाजी से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। अच्छा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन बनता है। शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है। फिर शिवाजी के बाद क्या, साहू जी आए थे, ठीक है, जिनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। इस तरीके से ये चीजें चली थी। अच्छा, शिवाजी शिवाजी ने क्या करा था, शिवाजी ने एक संधि करी थी, शिवाजी से रिलेटेड एक संधि आती है और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। ये कौन सी संधि है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि दो हुई है, एक शिवाजी के टाइम की है, एक बाद की है। पुरंदर की संधि पहली जो हुई थी, जो शिवाजी के टाइम की है, वो हुई थी 1665 में। किस किस के बीच में हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जय सिंह और शिवाजी के बीच में कब हुई थी, 1665 में। जो दूसरी संधि हुई थी, ये हुई थी 1776 में। ये भी मराठाओं के साथ ही हुई थी। किसकी हुई थी, मराठा प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संधि हुई थी, पुरंदर की दूसरी संधि 1776 में, पहली जो हुई थी 1665 में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, शिवाजी के जो अष्टप्रधान था, इसमें एक आध चीजें आप याद रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था, पेशवा। पेशवा जो आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की जगह पेशवा बोला जाता था मराठा शासन में। ऐसे दूसरा इंपॉर्टेंट कौन होता था, 8 लोग होते थे वैसे, मैं अभी इंपॉर्टेंट वाले जो उनकी बात बता रहा हूँ। ऐसे ही सुमंत, सुमंत कौन होता था, सुमंत आज के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, विदेश मंत्री। ऐसे ही एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अमात्य। अमात्य कौन होते थे, अमात्य होते थे वित्त मंत्री। शिवाजी के टाइम पे अमात्य वित्त मंत्री होते थे। ठीक है। ऐसे ही सारे नौबत होते थे। ऐसे ही अलग अलग जो सेनापति हैं उनके लिए अलग, इस तरीके से अष्टप्रधान करके 8 लोग होते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ हमें डेज दे रखे हैं और उनके रिस्पेक्ट में उनको कब मनाया जाता है, ये देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जैसे ही पर्यावरण दिवस की बात आती है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 5 जून को होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है, ये होता है आपका कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 26 नवंबर को क्या, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और भारत का संविधान भी क्या किया गया था इस दिन, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, इसके कुछ संविधान के कुछ अंग लागू किए गए थे। फिर एक्चुअल में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसमें कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी का जिस दिन जन्मदिन होता है उसी को राष्ट्रीय युवा दिवस बोलते हैं, 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। बचा क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है। तो ये हमने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको डेज याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। भारत का कभी भी जो जीडीपी में अगर योगदान की बात आएगी तो सबसे ज्यादा योगदान हमेशा किसका रहता है, टर्शरी सेक्टर का। 3, फिर 2, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक। ठीक है। तो सबसे ज्यादा योगदान हमेशा, क्योंकि इसका क्या है, लगभग 50% से ऊपर ही रहता है। बाकी बचा 50% इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड का ही रहता है, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, एग्रीकल्चर, जो ये सब चीजें आती है। द्वितीयक में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें होती हैं। प्राथमिक में कृषि, कृषि और संबंधित क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक में जो हमारे क्या होते हैं, उद्योग और संबंधित क्षेत्र आते हैं। तृतीयक में आती है सेवाएं। ठीक है। सेवाएं यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस देना, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचिंग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ। इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी सर्विस, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, तृतीय क्षेत्र का। अभी क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 2022-23 के बारे में पूछा गया है। अब अभी के रिसेंट में क्या पूछा जा सकता है, 2024-25 के बारे में पूछा जा सकता है, या 25-26 के बारे में पूछा जा सकता है। उससे रिलेटेड भी हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं 24-25 में किसका था और कितना था, ये भी याद रख लेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो हमारे सांख्यिकी मंत्रालय है वो जारी करता है। उसका मैंने डेटा उठा रखा है, ये रिसेंट का डेटा है।
अगस्त 2025 का डेटा है ये, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान, ठीक है, 2024-25 में इंडिया की जीडीपी में कितना था, 17.94%। एग्रीकल्चर में क्या आता है, कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, जो ये मछली पालन, ये सब आता है। 17.94% किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है। उद्योग के अंदर क्या आते हैं, माइनिंग भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, इनका योगदान कितना था, 27.13%। फिर आता है तीसरा, सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा योगदान 54.93%। ये तो एग्जैक्ट डेटा आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगामी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो एग्जैक्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। तो सर्विसेज में क्या आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ट्रेड, होटल, ठीक है, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें ये क्या आती हैं, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, सर्विसेज जिसमें होता है। देखो सबसे बड़ा ग्राफ इसी का है ना, सर्विसेज का, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 50% से ज़्यादा है, 55% लगभग, ठीक है, लगभग लगभग भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। सर्विसेज का 54.93%, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का 17.94%, उद्योग का 27.13%। अच्छा, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, 2025-26 के बजट से क्वेश्चन बन सकता है। तो 2025-26 के बजट में क्या क्या चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। तो 1 लाख रुपए तक प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर नहीं होगा, यानी कि 12 लाख का जो अगर इनकम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 12.75 लाख, ठीक है, इतने तक इनकम के लिए, ठीक है, वेतनभोगियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये इस बार के बजट में घोषणा की गई थी। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार के बजट में 4 इंजन बनाए गए हैं, जिसमें पहला इंजन क्या है, कृषि, दूसरा क्या है, एमएसएमई, तीसरा क्या है, निवेश, और चौथा क्या है, निर्यात। इस पे स्पेशल फोकस दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, अपने जो नोटबुक इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक योजना की घोषणा की गई थी बजट में, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बस इसका नाम याद कर लीजिए, कब घोषणा की गई थी, बजट 2025-26 में, 25-26 के बजट में, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अच्छा, फिर इसी में दालों में आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, पोषण को स्तर को सुधारने के लिए अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पोर्टेंट क्या है, केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, ठीक है, इसमें जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार के बजट की। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा क्या था, दूसरा इंजन था एमएसएमई, उसके लिए रिवाइज कर रखा है, एमएसएमई के जो क्राइटेरिया होता है उसमें रिवाइज कर रखा है। एमएसएमई में क्या होता है, ये सारे के सारा डेटा क्या है, करोड़ रुपए में, ठीक है। एमएसएमई क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म को क्या बोलते हैं, माइक्रो, लघु को क्या बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल, लघु को बोलते हैं स्मॉल, और मध्यम को बोलते हैं मीडियम। एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, ठीक है। इसमें निवेश और कारोबार के रिस्पेक्ट में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, इस टेबल को आप याद रख लेना, ठीक है। पहले क्या था, ये पहले वाला है, ये पहले, ये अब, ये पहले, ये अब, ठीक है। आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं बस समझा देता हूँ। पहले निवेश क्या था, 1 लाख तक का निवेश, और सॉरी 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का कारोबार में क्या था, माइक्रो बोला जाता था। लेकिन अब लिमिट बढ़ा दी है, अब 2.5 करोड़ का निवेश और 10 करोड़ का कारोबार। पहले ऐसे ही 10 करोड़ का निवेश था, 50 करोड़ का कारोबार था, उसको लघु उद्योग बोला जाता था। ऐसे ही पहले 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का कारोबार होता था, तो उसे क्या बोला जाता था, मध्यम उद्योग बोला जाता था। अब ये लिमिट क्या कर दी है, इसको 0.25 कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2.5 गुना किसमें, निवेश में बढ़ा दिया गया है, और 2 गुना कारोबार में बढ़ा दिया गया है। आप एक टेबल याद कर लो, 1, 10, 50 पहले का, और 5, 50, 250 पहले का। और निवेश में क्या कर देना है, 2.5 गुणा करके बढ़ा देना है, और यहाँ डबल कर देना है, ठीक है। तो आपका अगर पिछला वाला याद है तो नया वाला निकल जाएगा, आप जैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इस तरीके से। तो ये आप टेबल आप याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एमएसएमई की लिमिट वो पूछ लेगा। लघु उद्योग में अब एमएसएमई की निवेश की लिमिट कितनी कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 25 करोड़ कर दी गई, सारे का सारा डेटा किसमें, करोड़ में। ऐसे ही लघु उद्योग में 25 करोड़ निवेश है, मध्यम उद्योग में कितना कर दिया है, 125 करोड़ कर दिया है, और कारोबार यानी कि जो टर्नओवर होता है वो कितना कर दिया है, 500 करोड़ कर दिया है मध्यम उद्योग में। ये टेबल आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था, ये कौन कराता था, आपको याद होना चाहिए। जो धर्म सम्मेलन कराया था, एक बौद्ध धर्म सम्मेलन भी कराया था, वेनसांग के सम्मान समारोह भी कराया गया था,
ठीक है। और कुंभ मेले की शुरुआत भी मानी जाती है उसी टाइम से। ये किसका टाइम पीरियड है? हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जिनकी क्या है राजधानी क्या थी? थानेश्वर, और एक और थी क्या थी? कन्नौज, ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को, जो इनका दक्षिण का जो इनका अभियान चल रहा था उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? आर्य समाज, सबसे पहले आर्य समाज जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब इसकी स्थापना कब करी? 1875 में, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, तो उसमें 10 सिद्धांत थे कि आर्य समाज को किस तरीके से जो नियम है किस तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। तो आर्य समाज में क्या किस तरीके की बातें की जाती थी? वेदों को माना गया इसमें। तो एक नारा दिया गया है, वेदों की ओर लौटो। ये किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनकी एक किताब इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इन्होंने क्या करी थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? बम्बई में करी थी उस टाइम, अब मुंबई जो बोला जाता है, ठीक है। और इनने जो 10 सिद्धांत दिए थे इनने बम्बई में स्थापना करी थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम इनका हेडक्वार्टर लाहौर भी रहा था, ठीक है। फिर अलग अलग जगहों पे इन्होंने अलग अलग तरीके से काम करा। फिर सारे इंडिया में अभी तो इनका बहुत सारी ब्रांचेज भी हैं। तो जो ये 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे ये कहाँ किए गए थे? लाहौर में, 1877 में, ठीक है। जब ये स्थापना के 2 साल बाद लाहौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अभी क्या बोला गया है? सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। इसी को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सी रिट्रीट कॉज लैंड मास टू ड्राई अप एंड बिकम प्लेन्स। सागर तट पीछे हटता है तो प्लेन बन जाता है, ये बोल रहा है। दूसरा, भारत का कच्छ का मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। तो 2 हमारे कथन दे रखे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है और हमें राइट आंसर चूज करना है। तो होता क्या है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये क्या है? ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये वाला गुजरात वाला रीजन है, ठीक है। इसे फोकस करना है। यहीं पे हमारा कच्छ वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में कच्छ वाला क्षेत्र है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कि कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ नीचे गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी। और ये पूरा का क्या? पूरा क्या है? अरेबियन ओशियन है, यानी अरब सागर है। तो क्या होता है जब ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है। फिर जैसे ही पानी क्या हो गया? लैंड मास में आ गया, ठीक है। फिर जैसे ज्वार कम हुआ तो फिर ये वापस चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है मानसून के टाइम पे तो क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, इस एरिया में, और पानी बढ़ जाता है। फिर क्या होता है जैसे जैसे मानसून जाता है तो समुद्र का तट का क्या होता है पानी कम होता जाता है, तो ये पीछे हटते जाता है। तो पीछे हटते जाता है तो जो हमारा लैंड मास है वो बढ़ते जाता है। जैसे मानसून के टाइम पे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक एक रेंज मान ली, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। लेकिन मानसून जैसे ही हटेगा, बारिश कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? तट यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया? पूरा का पूरा स्थल भाग हो गया, ये सूखा भाग हो गया। फिर धीरे धीरे मौसम परिवर्तन या बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है, यहाँ रेत जमा होती रहती है, तो ये लैंड मास थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है? स्थलखंड का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो क्या बोल रहे हैं? पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा, भारत का कच्छ का मैदान भी इसी प्रकार से निर्मित है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब साथ में थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारी गुजरात के तट को। गुजरात का तट क्या है? सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? हमारी गुजरात की है, ठीक है, अगर राज्यों की बात करें। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार की है, ठीक है। अच्छा, गुजरात तट से संबंधित तथ्य क्या है? अच्छा, अभी देखो जैसे अभी पहलगाम वाला जो हुआ था तो उसमें कराची तट पे क्या हुआ था? यहाँ पे हमने स्टैंड बाई पे अपनी आर्मी रख दी थी। कराची जो है पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये गुजरात से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमें इसकी जो है सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा प्रिकॉशियस रहना पड़ता है। ये हमारा कच्छ क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा गुजरात का है। ये गुजरात वाला जो एरिया है इसी को यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, ये पूरा का पूरा कच्छ का रेगिस्तान है, सफ़ेद रेगिस्तान भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये है जामनगर, यहाँ क्या है? रिफाइनरी है, ठीक है, ऑयल निकलता है यहाँ से। और ये हमारा अरेबियन सी हो गया, ये खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी, ठीक है। इस तरीके से ये हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। और यहीं क्या गुजरात में इंपॉर्टेंट जगह राजकोट है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये है हमारे, ये हमने आज के क्वेश्चन देख लिए। अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।